ख़वातीन और हज़रात, ब्रेकिंग बैरियर्स पॉडकास्ट के इस पहले एपिसोड में आपकी मुलाकात डॉक्टर अमिता परशुराम से हम कराएंगे। डॉक्टर अमिता इज़ a retired professor of psychology professionally और a poet by passion और presently into corporate training। इससे पहले कि मैं मेहमान के बारे में मज़ीद बताऊं, एक छोटा सा अपने जहन का ख्याल मैं ये पेश करना चाहता हूं कि आज हम उस दौर में जी रहे हैं जबकि रंग, ज़बान और लिबास को मज़हबों में तक़सीम कर दिया गया है, या कम से कम कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में पैदा हुई पली बड़ी मोहब्बत की ज़बान उर्दू को भी एक कौम, एक मज़हब से मुंसलिक करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसी के बीच में अक्सर ठंडी ठंडी हवा के झोंके एक जोश, एक उम्मीद जगाते हैं। डॉक्टर अमिता, जो कि मीता के तखल्लुस से लिखती हैं, इसी सिलसिले की एक बहुत मजबूत कड़ी हैं। मीता से जावेद अख्तर साहब ने एक बार कहा कि आपके शेर बहुत अच्छे हैं। If poetry is the voice of your heart, never let anyone stifle it। और उनकी बेगम शबाना आज़मी साहिबा कहती हैं कि अमिता जी की शायरी का ख्याल बहुत ही खूबसूरत है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो उसे बहुत ही आम ज़बान में बोल पाती हैं। और ये ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में जब हम ऐसी शायरी नहीं करेंगे जो कि आम लोगों तक पहुँचे, तो इसके आगे बढ़ने में कमी आ सकती है। मीता का शेरी मजमुआ इश्क लम्हे को 2020 में बहुत नोटेड गज़ल सिंगर हरिहरन साहब ने, पंकज उधास साहब ने, अनूप जलोटा, गौहर रज़ा, प्रोफेसर शहपर रसूल ने रिलीज़ किया था। इसके अलावा मीता जो हिंदुस्तान के अदबी हलक़े हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से जानी पहचानी जाती हैं, और मुल्क के तमाम जो बड़े और प्रेस्टिजियस मुशायरे होते हैं, जैसे शंकर शाद या जामिया मिलिया इस्लामिया का मुशायरा, उसमें आप अपने कलाम पढ़ती हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस शायरों के साथ डायस को शेयर करती हैं। आपकी शायरी को गायकी की दुनिया के बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी आवाज़ दी है। उस्ताद राशिद अली ख़ान साहब ने, हरिहरन साहब ने, उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान साहब ने, तलत अज़ीज़ ने, चंदन दास ने, टीना सानी ने, रेखा भारद्वाज, राधिका चोपड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप के कलाम को पढ़ा है। आपकी शायरी के 6 गज़ल एल्बम अब तक रिलीज़ हो चुके हैं। जो आज तक न कह सकी, इरशाद, इश्क लम्हे, कहूँ और क्या, प्यार बेपनाह और अफसाने मार्केट में अवेलेबल हैं। मेरे साथ इस गुफ्तगू में मेरा साथ दे रही हैं शेफाली चोपड़ा, जो ख़ुद बहुत शायराना मिजाज की खातून हैं, कनेक्टर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं और स्टोरी टेलर हैं, और बहुत सारी और भी खसूसियात रखती हैं। मीता के इस शेर के साथ हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौसम भी वही, गर्म हवाएं भी उसी तौर, मौसम भी वही, गर्म हवाएं भी उसी तौर हैं, है फ़र्क बस इतना कि सितमगर है कोई और। मीता, वेरी वेलकम टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब आप सभी को। और ये मेरी खुशबख्ती है कि आप जैसे लोगों के साथ मुझे ये बातचीत करने का मौका मिला, और आपके जो दोस्त हैं, आपके अजीज हैं, फॉलोअर्स हैं, उन तक आप मुझे पहुंचा रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अमिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए इस बातचीत के लिए। वी आर सो थैंकफुल टू यू। It's really a pleasure, totally a pleasure that I cannot really express in words. बहुत बहुत शुक्रिया। You know what fascinates me, that you are a doctorate in psychology, and after that 40 years you have been in this area of psychology where you were teaching, and also to clinical psychology. How did this actually start? Why did you choose this profession? You know, I really want to know, because उसके बाद सडनली उर्दू हैपेंड, तो मतलब ये कहाँ से आपके मन में आया कि दिस इज द प्रोफेशन दैट यू वांटेड टू take? And please share with us your professional accomplishments.
श्योर। psychologist? शेफाली, बड़ा प्यारा सा सवाल है आपका, और मुझे लगता है इसके जवाब में मैं जो जो आगाज करना चाहती हूँ वो एक मेरे बिलीफ से है। मुझे लगता है इंसान काफी नादान है, Mhm. जो ये समझता है कि वो अपनी प्रेफरेंसेस रखता है और फिर इंतखाब करता है और वो खुद बनता है। ऑफ कोर्स हम एफर्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं हम सबकी कहानी तय होती है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी कहानी जो है धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। हम कोशिशें करते हैं, लेकिन क्या बनेंगे ये नहीं पता होता। बिल्कुल सही। There's too many things that come into the making of what we become, or rather keep becoming till the last breath. तो मैंने कभी साइकोलॉजी एज ए करियर नहीं सोचा था, पर मैं पैदा इसीलिए हुई थी कि साइकोलॉजिस्ट बनूंगी। और वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत शौक था बैठ के बातें सुनना, लोगों को ऑब्जर्व करना। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसने उस एक कीड़े मकोड़े को मार दिया इस बच्चे ने, क्यों उसको इतना दुख दिया। और या फिर कोई बच्चे लड़ रहे हैं, या कुछ बड़े लोग आपस में लड़ रहे हैं, या हम न्यूज देखते थे कि खबरें कैसे। तो मेरा ये सवाल बचपन से ही उठता था कि लोग ऐसे क्यों हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट साइकोलॉजी इज अबाउट। एक बड़े इंटरेस्टिंग मुझे एक वाकया याद है कि मैं 6th में थी, तो मेरी क्लासमेट एक थी, उसको किसी वजह से क्लास ने रिजेक्ट कर दिया, वो आइसोलेट हो गई। अब सब एक तरफ, वो अकेली एक डेस्क पर बैठती थी, कोई उसके साथ नहीं बैठता था। और मुझे याद है कि मैंने उस वक्त उसका जो चेहरा देखा, उसका दुख देखा, मैंने उसके साथ बैठना शुरू कर दिया। सब मेरे खिलाफ हो गए, पर मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो मुझे लगता है ये मेरा सबसे पहला थेराप्यूटिक एफर्ट था, विदाउट नोइंग कि ये क्या है। और उसके चेहरे पे जब एक मुस्कान आई 1-2 दिनों में, और धीरे धीरे इंसान तो इंसान है, भूल जाते हैं, फिर वो हिस्सा बन गई। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी वॉज सपोज टू बी माई डेस्टिनी। और सब्जेक्ट 9th में मैंने लिया जब हमारे ऑप्शनल पेपर होते थे। और बस वो मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया, फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। और फिर अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, फिर एमफिल हुआ, फिर पीएचडी हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट रिसर्च, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च हुई, और फिर चलता रहा ये सिलसिला। और जहां तक बात है इसको करियर बनाने की, वो भी मुझे लगता है डेस्टिनी बस मुझे खींचती रही, जहां भी खींचती रही। एंड बिकॉज इट वाज अ सब्जेक्ट आई लव, सो आई डन एवरीथिंग फॉर माय लव दैट आई हैव फॉर साइकोलॉजी। तय नहीं किया मैंने, कभी भी तय नहीं किया। I तो believe you and I are both on same platform, strong believers in destiny. वरना अमूमन लोग जो हैं वो यानी अपनी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं कि नहीं साहब। ख़ास तौर से जो, सॉरी टू से शिफाली, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो इस चीज़ को बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि आपके वो मुझे इख्तियार में बहुत बहुत कुछ। डिमोटिवेट कर देते हैं भाई। जी, सही बात है, बिल्कुल। मगर बाकी तो सब सही है, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि मेरे को खींचता चला गया और बस वो कहते हैं ना, बस चलते चले गए। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज पैशन, देयर वाज लव। वो बहुत, जो आपने बड़ा सुंदर किस्सा सुनाया कि आपको पता भी नहीं था कि आप क्या कर रहे थे या क्यों कर रहे थे, एंड इट बिकेम सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट अनफोल्डेड राइट इन फ्रंट ऑफ राइट। स्लोली स्लोली। यू। और हाँ। आपने एक बात कही थी कि फिर उसके बाद जो उर्दू आई, एक्चुअली वो भी बाद में नहीं आई। वो अच्छा। भी मेरी कहानी का हिस्सा बचपन से रही। मगर उसके अच्छा। उस तक पहुंचने से पहले जो आपने एक सवाल किया था अकम्पलिशमेंट्स का, तो सच बताऊं तो मैंने कभी आज तक सोचा ही नहीं है कि मैं किस लिए कर रही हूँ। मैं करती हूँ कुछ क्योंकि मुझे वो प्रोसेस अट्रैक्ट करता है, उसमें एक कशिश है, मैं उसकी तरफ बढ़ती हूँ। और फिर यही कि आप जब करियर बना लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन गए, आई स्टार्टेड टीचिंग, तो फिर पता चलता है कि भाई कुछ पर्चे भी आपने पब्लिश कराने हैं, रिसर्च करो। हमने की, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर की। वो सब अकम्पलिशमेंट्स लगती हैं सबको, मुझे सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट 2 लगती हैं। एक तो ये कि मुझे जो प्यार मिला है मेरे स्टूडेंट से, वो खरीदा नहीं जा सकता। दैट इज वे अबव माय पब्लिकेशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेशन। और दूसरा जो मुझे लगता है मेरा बहुत दिल के करीब, जो मेरा एक गोल था, साइकोलॉजी को ट्रांसलेट करना
in ways that can help people lead better lives, more happy and constructive lives. तो एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी तो मैंने वर्कशॉप शुरू की करनी, हैंड्स ऑन स्किल, एम्पावरिंग पीपल विद स्किल्स दैट कैन मेक लाइफ बेटर. तो ये दो चीजें मुझे लगता है मेरी अकम्पलिशमेंट्स आर अबव एवरी अदर थिंग. तो वही वाली बात आ गई ना, क्योंकि आपने अपने आप को समझा एंड कनेक्ट किया, और उसके साथ व्हेन यू कनेक्ट विद समथिंग व्हिच इज सो क्लोज टू योर हार्ट, वो काम नहीं रहता, वो पैशन हो जाता है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट. बट यू नो, इस पूरी कहानी में मुझे लगता है ये जो मोहब्बत, ये रोमांस, ये इश्क जो आपको उर्दू के साथ हो गया, मैं तो उसमें इंटरेस्टेड हूँ. क्यों मुजीब? बिल्कुल सही बात है. मोहब्बत के बिना जो शख्स जीता है उसका जीना कोई जीना नहीं. अरे वाह, क्या बोल. क्या बात. इंसान ही नहीं हो सकता जिसे मोहब्बत नहीं हुई, या जो मोहब्बत की कदर नहीं करता. तो देखिए, आई हैव बीन रोमांसिंग विद लाइफ एट एवरी स्टेप. That's a beautiful Even- statement. That's something beautiful. That's wonderful. Yes. Yeah. Yeah. मैं हाजिर हूँ, आप पूछें जो भी, और मेरी I कोशिश think होगी. Shefali was to specifically ask, how did your romance with Urdu culminate? How did this happen? कहानी वहीं शुरू होती है कि आप पैदा हुए हैं कुछ करने के लिए. तो ये कहानी भी मेरी किस्मत में थी, और इसीलिए मैं उस घर में पैदा हुई जहां हुई. मेरे वालिद साहब इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन फॉर क्रिएटिंग, एक बुनियाद बनाई उन्होंने मेरे लिए. आप यकीन जाने, उनकी उर्दू वालों से बेहतर थी. व्हाट कमांड ही है. उन्होंने कुरान भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़े हैं, बाइबल भी पढ़ी है, और गुरमुखी, उर्दू और इंग्लिश पर उनकी कमांड थी. और उर्दू के बारे में जो जानकारी थी वो हमारी परवरिश, हमारी तरबियत का हिस्सा बनी. मसलन छोटी थी तो मुझे मेरा पापा जी के साथ ज्यादा था प्यार, तो मैं उन्हीं से जवाब मांगती थी. मैं गई, मैंने सवाल किया ऐसा क्यों, तो वो कहते थे चलो एक गेम खेलते हैं. एक शेर देते थे, कहते थे इसमें छुपा है तुम्हारा जवाब, देखो समझ आता है कि नहीं. कभी दिनों लग जाते थे, कभी बिल्कुल समझ नहीं आता था, कभी वो बच्चे वाले पर्सपेक्टिव को लेके समझाते थे, लेकिन वो मेरे पहले कदम थे. और इतनी मोहब्बत हो गई उर्दू से कि वो नोट करती थी जो वो कहते थे, तो एक डायरी बना ली, या लोगों के हमने शेर देखे कहीं मैगजीन में देखे. इतना इजीली अवेलेबल नहीं था कुछ भी. कभी कभी अखबार में 2 शेर दिख जाते थे, 4 शेर दिख जाते थे, है ना. तो हम वो नोट करते रहते थे. और मुझे याद है 11वीं क्लास में, हाई सेकेंडरी होता था हमारे टाइम में, मीना कुमारी जी के मैंने शेरों की एक अलग वो बनाई. वो माधुरी एक मैगजीन थी, उसमें आए थे. अरे वाह. After she died, so it was published. I think she had given the charge to Gulzar साहब, and कुछ नाम उनका पेश किया गया था इस तरह की मैगजीन्स. तो मुझे लगता है कि ये रास्ता by virtue of my being born to my parents. अच्छा, तो आपको अमीता ये उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ना और लिखना आता है? जी, पहले नहीं आता था. बचपन में तो हमने कॉन्वर्जेशनल उर्दू, घर में हमारे पंजाबी उर्दू थी, क्योंकि मेरे वालिदैन गुजरांवाला से आए थे. और वो सारा कल्चर जो लेके आए थे, वो हमारे घर का माहौल वही था. हिंदी बहुत बाद में आई. तो फिर मैंने कॉलेज में जाके उर्दू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में, बिकॉज अगर आप रस्म खत से वाकिफ नहीं है तो फिर शायरी हो नहीं पाती. हाँ, एग्जैक्टली. और फिर एक रिफ्रेशर कोर्स भी किया बड़े सालों के डिसयूज के बाद, कि नहीं भूल जाती हैं, हम रोज नहीं ना लिखते उर्दू. तो फिर वो भी किया. तो उसके बिना शायरी हो नहीं सकती. नहीं, कमाल का अबूर है आपको दोनों जबानों के ऊपर, इसलिए कि जो उर्दू के अल्फाज आप इस्तेमाल करती हैं और जो अंग्रेजी आप, तो ये जो नस्ल है ये बहुत कम देखने में आती है, और मजीद कम से कम होती जा रही है. अच्छा, जो अमीता आपका इंट्रोडक्शन जो रेख्ता देती है, उसमें कहा गया है कि फ्रॉम चाइल्डहुड Meeta was attracted to different aspects of Urdu poetry in the writings of iconic poets like Daag Dehlvi for his bebak and flowing andaz-e-bayan, Sahir's poetic expressions of various emotions, Nasir Kazmi's simplicity of language, and Parveen Shakir for her strength as a woman. तो दाग, साहिर,
नासिर काज़मी, परवीन शाकिर एटसेट्रा एटसेट्रा बचपन से यानी इतने हेवीवेट्स जो थे, इनको समझने के लिए तो एक उम्र दरकार है, और आप बचपन से इनको पढ़ रही हैं। हाउ डिड दिस? अब कितना समझ आया उसके लिए तो कई जन्म चाहिए, लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा, बिकॉज ऑफ माय फादर्स इंटरेस्ट इन पोइट्री और उनकी जो नॉलेज थी और जो जबान पे कमांड थी, तो ये कुछ कुछ मुझ तक उस तरह पहुंचा। फिर एक इंटरेस्ट पैदा होता है। आई थिंक यही करते हैं ना आपके वालिदैन, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, कुछ एक झलक दिखाते हैं, फिर अच्छा लगता है, फिर आप तो तब तो मीर गालिब की बातें होती थी। फिर जैसे कॉलेज में पहुंचे तो हमें नासिर काज़मी साहब के बारे में इंटरेस्ट आया, क्योंकि उनका जबान की आसानियत जो उन्होंने डाली शायरी में, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। दाग साहब, मुझे बहुत बहुत हद तक मुझे उनसे 3 फायदे हुए हैं, उनको पढ़ने से और उनकी अप्रोच से। सबसे पहला तो ये कि अगर मैं उनसे मिलती तो बड़ा मजा आता, क्योंकि हम बिल्कुल एक से हैं, बहुत ब्लंट एंड फोर्थराइट। क्या बात है। उनकी शायरी में भी आप पाक अंदाज देखेंगे। जी। दूसरा उनके हालांकि वो और देखिए इश्किया ज्यादा रहा उनका रुझान, जी। मगर उनकी शायरी का जो अप्रोच है उसमें एक जो बेबाक अंदाज था, जो कहना है सपाट कह दिया, हम्म। लेकिन फिर भी इतनी मिठास है जो शायरी लाती है कि पत्थर नहीं लगता। सही बात है। हाँ, ये सही मैंने बात। देखा। और उनके जो शेरों में रवानी है वो सब में नहीं होती। कई शेर ऐसे होते हैं जो गाए नहीं जा सकते, हम्म। तो ये जो रवानी और म्यूजिकलिटी एलिमेंट है, ये भी वहां से आया। तो मुझे बहुत लोगों से सीखने को मिला। परवीन शाकिर वॉज टू अहेड फॉर हर टाइम्स। हाँ। जो सही बात। उन हिम्मत थी, बिल्कुल। जो इस तरह से द वे शी टुक ऑन द सोसाइटी, हम्म। आई admired her a lot and सही she बात। went through a lot for that, है ना। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। वो और भी थोड़ा आगे जाके और आगे के वक्त में उनसे हम जुड़े। तो ये धीरे धीरे हुआ, सब कुछ बचपन में नहीं हुआ, लेकिन एक नींव रखी गई, है हम्म। ना। हम्म। How beautiful. ऐसे कितना सीखने को मिलता है। बट मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मीता, वो मैं सोच रही हूँ कि ये जो अच्छे शायर होते हैं, इनकी जो इमोशंस होते हैं बहुत ब्यूटीफुली निकलते हैं, क्योंकि एक अंदरूनी एक कशिश होती है, एक एहसास होता है, वो जो कैफियत होती लफ्जों है। में एक कैफियत होती कैफियत है। होती हाँ, है। जी। होती है, और वो लफ्जों में आसानी से पिरो सकते हैं। और वो आप सोचो कि आपकी तो बल्ले बल्ले थी, जिसको कहते हैं, वो इसलिए वो इसलिए क्योंकि आप खाली शायरा नहीं है ना, आप तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो सही क्या बात। कहने। तो अब आप मुझे ये बताइए कि साइकोलॉजिस्ट और शायर, ये तो आपको बड़ा मतलब हेल्प मिल गया, एकदम बूस्ट फुल ऑन टू बी अ ग्रेट राइटर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए, इमोशंस एंड पोइट्री, इनको तो कोई अलग कर नहीं सकता, सही ठीक है। बात। इमोशंस आर द कोर ऑफ वट एवर पोइट्री वी राइट। यानी कि जो लोग अफसाना निगार हैं या नॉवेल्स लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उनके लिए हकीकत से कनेक्टेड रहना बड़ा जरूरी हो जाता है। हम्म। मगर जो कवि हैं, शायर हैं, पोएट हैं, they actually can penetrate the essence of emotions and thoughts beyond the reality. हम्म। So the beauty of poetry is कि ये नामालूम दुनिया में जाकर क्या क्या निकाल के लाती है पोइट्री, ठीक है। एग्जैक्टली। हमारे हिंदी में एक कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कभी। आई सही होप बात। पढ़ जाएंगे। सही बात। तो रवि होता है सूरज, सूरज। 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 जी। कवि तो जहां जहां सूरज नहीं पहुंच सकता वहां भी कवि पहुंच कभी जाते पहुंच हैं। जाता, सही बात है। तो और इमोशंस की दुनिया ऐसी है जिसमें साइकोलॉजी का तो बहुत रोल है, लेकिन आपसे एक बात बताऊं, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि साइकोलॉजिस्ट ने भी इनिशियली इमोशंस को इग्नोर किया। हम्म। आईक्यू आईक्यू करते हैं, अच्छा। कॉग्निशन आईक्यू। इट वाज ओनली इन द 1990s कि हम्म। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट बना, बिचारी इमोशंस को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस साथ मिला। मिला। अच्छा। और वैसे भी आपने देखा होगा हमारे माशरे में क्या होता है, इमोशंस को नेगेटिवली बड़ा यूज करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो बड़ी इमोशनल है, हाँ, तो सही भैया बात। सेलिब्रेट।
सेलिब्रेट करो, ऐसे रो के बोल रहे हो। हाँ इमोशनल जो नहीं उसके लिए रो के बोलो। आज के दौर में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नॉर्मेटिव हो गया है। जिसकी इमोशंस नहीं वो उसकी उसकी आपने जो वर्ड उसके बल्ले बल्ले है। तो इमोशंस की जो दुनिया है ना, ये बड़ी प्यारी सी दुनिया है। और आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी दोनों पैशंस में इमोशंस की वो अहमियत बहुत। है ना। ये तो तो मतलब मेरे ख्याल से बड़ी खुदादाद चीज है कि अगर आपका पैशन वो प्रोफेशन में तब्दील हो जाता है, दोनों अगर कोहेरेंट हैं, तो फिर मेरे ख्याल से स्काई इज द लिमिट। उसके बाद तो फिर जो है वो कोई अच्छा, मैं यही यही मेरे जहन में ये चीज आ रही थी। आपने वो टच करा है उस सब्जेक्ट को, इमोशंस वाले। आपने एक बड़े उम्दा शायर हैं अहमद सलमान साहब, मेरे भी पसंदीदा शायर हैं, उनको इंटरव्यू किया। हाँ, इट्स नाम समथिंग वेरी रेयर, पसंद नहीं। समथिंग वेरी रेयर। सलमान साहब डजंट अपीयर इन इंटरव्यूज। बड़े ही सेक्लूडेड से अपनी अपनी एक खोल में रहने वाले वो इंसान हैं, लेकिन गजब जी की शायरी उनकी है। तो बिल्कुल। उनके जैसे उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि ले गया था जो शायद। उड़ाकर मेरी नींदें पहले, अब है उस ख्वाब की नजर, अब है उस ख्वाब की नजरें मेरी बेदारी पर। ये मतलब तखय्युल की हाँ एक और आपका एक शेर है बहुत खूबसूरत, मुझे अच्छा लगा कि अधूरी वफाओं से उम्मीद रखना हमारे भी दिल की अजब सादगी है। तो ये जो जी। ख्यालात हैं, ये जो यानी यार इनकी आमद होती है लफ्ज देखिए आम से लफ्ज हैं, इनको आपने जो है वो मैनिपुलेट करके इधर उधर जोड़ करके और उसका क्या मतलब अया किया है। दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो इसकी हम्म। कोई खास कैफियत होती है, मतलब शेर की आमद जो होती है कब सबसे ज्यादा आपको लगता है कि आते हैं जहन में, वो अल्फाज कब पिरोए जाते हैं? देखिए गालिब मियां ने भी कह दिया था आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में। तो वो तो देखिए आमद का कॉन्सेप्ट का एक्चुअली बड़े सारे मीनिंग हैं। जी। आमद वहां से आती है, गैब से आती है। ये एक ये मीनिंग है। कुछ लोग कहते हैं आमद होती ही नहीं। एक शायर से बात हुई तो उन्होंने कहा, उनसे मैं रैपिड फायर कर रही थी तो मैंने कहा कि अगर लोग कहते हैं आमद के बारे में तो आप क्या कहेंगे, तो इमीडिएट आंसर वाज तो फिर पश्तो में कर लें शायरी। तो हाँ दैट वाज सही वेरी बात। स्वीट, इट वाज फन। सो सो समबडी डजंट बिलीव। मेरा आमद को लेकर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम्म। मैं सबसे पहले तो इस जवाब के लिए ये कहूंगी कि जो शायरी, जो फन है, जो आर्ट है, इसमें सब कुछ हम सीख नहीं सकते। कुछ अता होता है, पैदाइशी होता है। ट्रू। You're born with something within you that is meant to make you a poet, just like you're born to be a musician or a scientist or a mathematician. हम्म। मैं समझती हूँ। और साइकोलॉजी भी एप्टीट्यूड की बात करती है। एप्टीट्यूड क्या होता है? हमारे अंदर कुछ है पैदाइशी, जिससे ट्रेनिंग मिले तो फायदा हो सकता है। जिसमें एप्टीट्यूड नहीं है उसको जितना भी सिखा लो वो गा नहीं पाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। यानी द एबिलिटी टू। पोइट्री में, मैं पोइट्री जो उर्दू पोइट्री है खास तौर पर, इसमें दो हिस्सों में अगर इसको बांट दूं। एक जो क्राफ्ट है, जो हम सिखा सकते हैं, बहर क्या होती है, शायरी के ऐब क्या हैं, हाँ तख्ती करना सीखना, और सिंबल्स के बारे में पढ़ना कि इस्तिआरे अलामतें क्या होती हैं, उनकी क्या जरूरत है, ये सब तो क्लासों में सिखाया जा सकता है। हम्म। मगर आपको ख्याल नहीं सिखाया जा सकता। सही है। ख्याल आपका अपना है। बिल्कुल। शायर होने के लिए आपकी जो जिंदगी आप जी रहे हैं और जीते आ रहे हैं, अगर वो शायरी उसकी नुमाइंदगी नहीं है तो वो आपकी शायरी नहीं है। फिर तो वो तुकबंदी हो सकती है, या आपने कला सीखी थी तो लिख दिए दो शेर। असली और सच्ची शायरी, एक सच्चा शेर जिसे हम कहते हैं, वो तो आपके अंदर से आता है। और उसको मैं आमद कहती हूँ कि बैठे बैठे एक ख्याल आ जाता है। ये हम्म। ख्याल कितना खूबसूरत है, और रात को 2 बजे भी आ जाएगा और ड्राइव करते हुए भी आ जाएगा। कागज पेंसिल रखना पड़ता है। सही बात। और अब तो लोगों के पास सेल फोन है, फोन पे डाल लिया, सेल फोन पे डाल। पॉइंट ये है, ये ख्याल क्यों किस वक्त आता है कुछ पता नहीं होता। हाँ। मैं तो कम से कम पेन पेन लेके, कागज पेंसिल लेके बैठूं कि आज चलो मैं दोस्ती पे लिखती हूँ, मैं एक एक शब्द नहीं लिख पाऊंगी। हम्म।
it has to just come from within. It is just that thing which I call आमद, कि आपके अंदर कुछ है लेकिन वो कब मैनिफेस्ट होता है, हाँ, उसका तो ट्रिगर क्या है, ये भी हम कई बार नहीं जानते। मेरे ख्याल से आप वही इंडोर्स कर रही हैं, देयर इज समथिंग डिवाइन अबाउट इट, इट्स समथिंग व्हिच कैन नॉट बी एक्वायर्ड, यानी आप उस ये क्राफ्ट Hmm. नेमत की टेक्निकलिटीज को तो आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो उसका स्पिरिचुअल एसेंस है वो इट्स समथिंग डिवाइन। That's true. Yeah, That's because if your poetry is about emotions and thoughts, then it must penetrate those layers and reach there from within you. सही बात। absolutely. है ना? ये तो नॉर्मल बात नहीं है कि मतलब ख्याल आया, उनको लिखा गया, उसके बाद उस पे काम हुआ, आपने गजलें लिखी, और एक दो नहीं, आपके 6 एल्बम्स बन चुके हैं। आपके कलाम ने इतने बड़े बड़े दिग्गजों वाले ने, की इनायत है बस, और कुछ भी नहीं। ना, उस्ताद राशिद खान, हरिहरन जी, तलत अजीज, राधिका चोपड़ा, चंदन राज, मतलब कोई खत्म ही नहीं होगी, इतनी सारी लिस्ट है। आई मगर रियली ब्लेस्ड। आई डोंट नो कैसे हुआ, मुझे मत पूछिए, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी प्लान नहीं की है। आई लिव विद द टाइम्स, लेकिन जो दिल में आया है उसको मैंने दबाया नहीं है। इवन इफ देयर कैन बी फेलियर, आई हैव ऑलवेज बिलीव कि चलो कोशिश तो करें। फॉर and you know, एग्जाम्पल मैं राशिद भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। वो मेरे मेरे बहुत अजीज, मेरे राखी भाई हैं और मेरे लिए हमेशा हैं। मैं शेयर करती हूँ कि मैंने जब उनसे बात की 2012 में, मैंने कहा राशिद भाई, मैं चाहती हूँ मेरी गजलें आपकी आवाज में सुनना। तो कहते हैं दीदी मैंने तो कभी गजल नहीं गाई, मैं गजल वाला कहाँ हूँ। जी। मैंने कहा मैं जानती हूँ, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ राशिद भाई, हैव बीन। तो मैंने कहा मुझे मालूम है, और एंड ही इज गॉड फॉर क्लासिकल म्यूजिशियंस एंड फॉर क्लासिकल म्यूजिक लवर्स। तो कहने लगे पर दीदी मैं कहाँ गजल, मैं नहीं गजल वाला। मैंने कहा राशिद भाई हम चलिए गजल कंपोज करा देंगे, बिकॉज गजल composition is a different art altogether, करेक्ट, and करेक्ट, I didn't want to pressurize him. करेक्ट। सर मुझे तो बस आपकी आवाज में सुननी है। हम्म। तो then after a few talks, सबने जब बात की, मैंने कंपोजर ढूंढना शुरू किया कि कौन कर पाएगा। आप यकीन जाने बड़े कम लोग हैं जो गजल कॉम्पोजिशन समझते हैं, जिन्हें मैंने लिया। ही वॉज अ गुड म्यूजिशियन, बट गजल के बारे में मुझे समझाना पड़ा बहुत कुछ। बैठने मेरे घर बैठ के 25 धुनें बनी, क्योंकि वो बहुत फिल्मी होते जाते थे। अच्छा। तो हाँ, तो वो इसलिए गजल को समझ के कंपोज करना बहुत कम लोगों को आता है। सही बात है, सही बात है। तो मेहदी हसन साहब तो फिर मेहदी हसन साहब हैं, जगजीत साहब तो जगजीत साहब है, ऐसे लोग रोज थोड़ी पैदा होते हैं, सही है बात ना। है। that's बिल्कुल तो सही उनके बात। जाने के बाद वो जगह भी कहाँ भरी है, सही देखा ये बात बात है। जाए। बिल्कुल सही ये बात। बात बिल्कुल सही है। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि ये कैसे हुआ, मैंने कहा और इतनी हिम्मत जुटाई, और फिर ऊपर वाले की मर्जी हो जाता है तो हो जाता है। और इतना मेरे दिल के करीब है ये प्रोजेक्ट, एंड आई एम yeah, I can feel his presence every time I listen to them. नहीं मीता, ये जैसे आई मीन अक्रॉस द बॉर्डर अब तो सरहदों पे बड़ा पहरा है, और आपका कलाम टीना सानी ने गाया है, उस्ताद शफकत अली खान ने गाया है, तो ये मतलब हाउ डिड दिस हैपन, वो यानी कैसे? देखिए गजल मुझे वहां ले गई ना, क्योंकि हम्म। वहां जो गजल वाले हैं बहुत सारे हैं, और संजीदा हैं म्यूजिक को लेकर भी। और उन दिनों में ये जब हुए थे प्रोजेक्ट, तो आना जाना था काफी। ये अच्छा। 2012-13 की बातें हैं, है ना। तो कहते हैं टीना ना कि सानी में यहाँ क्या पे पर, हाँ जी। यहाँ पे मैं कहना चाह रही थी कि देखो कैसे म्यूजिक हम सबको जोड़ता है। सही हम बात। जी कितनी भी सरहदें बना लें, मगर म्यूजिक और कल्चर ये सब हमें जोड़ ही देता है। इवन भाषाएं हमें जोड़ती हैं। जैसे आप इतना उम्दा बोलती हैं उर्दू, मतलब अ, हम किसी को बॉक्स में नहीं रख सकते। ये दिस इज पैशन, लव फॉर अ लैंग्वेज, फॉर म्यूजिक, ये सारी चीजें आपको जोड़ती हैं। सो व्हाट, आजकल हो सकता है जैसे मुजीब जी ने कहा कि भाई सरहदों को मिक्स करना आसान नहीं है आजकल, यू नो दे नॉट। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए होती हैं, आम इंसान आपस में बहुत प्यार से हम सब जुड़े हुए हैं। सही बात है। बिल्कुल सही, सही बात। बहुत मुझे खूबसूरत। तो सिर्फ वही होता है कि एक पॉलिटिकल रियलिटी है, दिलों की रियलिटी नहीं है, और कल्चर की रियलिटी नहीं है।
मेहदी साहब की गजलें मेरी जान है। अब हाँ, वो सरहद के इधर पैदा हुए उधर चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। यानी मेरे ख्याल से इन कल्चरल चीजों बॉन्ड की जो है, जो कल्चरल बॉन्ड जी है, आई थिंक दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बॉन्ड। आई बिलीव इट्स मच प्योर बियॉन्ड एनीथिंग, बियॉन्ड रिलीजन और कलर और कास्ट, एनीथिंग। इसलिए कि आप जबान के साथ, यानी मैं कहीं बैरूनी मुल्क जाऊं और मुझे अपनी जबान बोलने वाला कोई मैक्सिकन मिल मिल जाए। जाए, या तो मैं उससे ज्यादा कनेक्ट होऊंगा बनिस्बत इसके कि कोई मेरा हम मजहब या बड़ा मजा आता किसी। जी जी है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, तो मीरा, आप आप सही जैसे कह रहे हैं, अ, मजहब और जबान का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जबान उसकी है जो बोलता है, बस। सही बात है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही खूबसूरत। बात, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहते हैं, आपको क्या, अब जैसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अभी उर्दू के प्रमोशन के लिए हुए हैं, और काफ़ी काम उसके ऊपर हो रहा है, तो वेयर डू यू सी के Ekta मतलब is one of the best. Ekta is doing such a great job, अमेजिंग, you यस know. यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हाँ शिफाली, यू वर टू आस्क समथिंग। हाँ, मैं पूछना ही चाह रही थी, मैं इनसे ये बात करना चाह रही थी कि भाई आजकल देखें, आपने बहुत काम किया है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मगर मैं चाहूंगी कि कोई आप अपना मन पसंद, जो आपको पसंद हो, एक हमें कलाम सुना दीजिए अपना। वो तो हम जानना ही चाहेंगे ना कि सही बात, भाई गीता का फेवरेट क्या है। नहीं सही बात है। और ये कि बिना गजल के जो है यानी गजल की महफिल बिना गजल सुने जो है वो तो बिल्कुल वो तो हम कंप्लीट। आपको छोड़ेंगे नहीं। हाजिर हूँ और जो हुक्म है आपका वो सर आंखों पर। मैं अभी आपको दो तीन शेर एक गजल से सुना देती हूँ। इरशाद। अ, है? तो ज़बां करके मुकफ्फल तुम सदाएं चाहते हो, क्या बात। ज़बां करके मुकफ्फल तुम सदाएं चाहते हो, सजा देते हो पहले फिर दुआएं चाहते हो। क्या बात, वाह, शुक्रिया। क्या बात, जबरदस्त। वाह, ज़बां करके मुकफ्फल तुम सदाएं चाहते हो, ज़बां करके मुकफ्फल तुम सदाएं चाहते हो, सजा देते हो पहले फिर दुआएं चाहते हो। क्या बात, शेर है कि घुटन है दर्द है दिल में दबी तन्हाइयां हैं, जबरदस्त। घुटन घुटन है है। दर्द है दिल में दबी तन्हाइयां हैं, सिसकती है मोहब्बत तुम अदाएं चाहते हो, क्या बात, क्या बात, सिसकती जबरदस्त, खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। चाहते हो। सुनो खुदगर्जियों की कोई तो हो इंतहा ना, वाह, सुनो खुदगर्जियों की कोई तो हो इंतहा ना, जफा करके हमी से तुम वफाएं चाहते हो, वाह, वाह, हाँ। जफा वाह, करके क्या बात, हमी से तुम वफाएं चाहते हो, जबरदस्त, जमा करके मुकफ्फल तुम आए चाहते हो, बहुत सजा खूबसूरत, देते हो पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 शुक्रिया। खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। तो थैंक यू सो मच। हाँ, बट यहाँ पे अब आपके इतने सारे, आई एम श्योर आगे का भी कुछ प्लान है, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आप जी, हम सबको, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। I'll take this question as an opportunity to share some of the very important प्लीज works which प्लीज। I think have been expressed in through my passion. तो मुझे हमेशा से ये रहा है कि मैं लोगों को गजल के साथ कैसे जोड़ूं। तो 2009 में मैंने बज़्म नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें मैं रिवायती गजल गायकी को प्रमोट कर रही थी। क्योंकि आजकल जो म्यूजिक हो गया है, मुझे लगता था मेरी तरह के मुझे प्रोग्राम कब सुनने को मिलेंगे, बहुत कम होते थे। हम्म, तो मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत मुतासिर किया इस बात पर कि इस बात के लिए कि हम शिकायत करने से पहले देखें कि हम खुद कुछ कर रहे हैं कि नहीं। जी, तो मुझे लगा कि ऐसी एक गजल की शाम की जाए जहाँ जैसा मुझे पसंद है रिवायती अंदाज वो पेश किया जाए। तो बज़्म शुरू हुई, हमने 2009 से 2019 तक, कोविड के बाद नहीं की। बहुत से कलाकार आए इसमें, शांति हीरानंद जी जो बेगम अख्तर साहिबा की डिसाइपल हैं,
राधिका चोपड़ा को हमने इसमें एज अ प्योर गजल सिंगर लॉन्च किया, और फिर हरी जी आए, तलत जी आए, चंदन दास जी आए, बहुत सारे लोग आए, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड अबाउट दैट। एंड बिलीव मी, सिर्फ गजलें सुनने के लिए कमानी ऑडिटोरियम में बाहर 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की क्यू लग जाती थी, और उन्हें मालूम था यहाँ फिल्मी गाना नहीं मिलेगा। जी। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ। उसके अलावा मैंने जब ये लॉकडाउन शुरू हो गए ना, जी। तो ऑब्वियसली हम लोग सभी परेशान थे, तो मैंने ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम शुरू किए। हम्म। उनमें सबसे पहला था सिलसिला यूं ही चले, जिसमें मैंने म्यूजिक रिलेटेड लोगों को इंटरव्यूज किए। दे यूज्ड टू बी लाइव प्रोग्राम्स। तो अच्छा। शुभा मुदगल जी हैं उसमें, धनश्री पंडित जी हैं, हरिहरन जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, तो सभी के साथ इंटरव्यूज हुए, वो बड़ा मजेदार रहा। एंड आई थिंक दोज आर आर्काइव्स फॉर पीपल टू लर्न फ्रॉम। दे एग्जैक्टली। गिव जेम्स ऑफ देयर नॉलेज। बिल्कुल। फिर 21 में मैंने अपने, ये हम शफाली आपके सवाल से जुड़ा हुआ है, this project of mine was actually a amalgamation of psychology and poetry. It's called शायराना गुफ्तगू का सिलसिला। अच्छा। तो उसमें मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। मेरे एज अ नफ्सियाती की दुनिया से कई मसाइल जो लोगों के होते हैं, वो सवाल जब मांगते हैं जवाब, जैसे कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ तो क्या करें, काम नहीं हो पा रहा, फेलियर हुआ तो क्या करें, फेलियर फेस नहीं कर पा रहे। एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि किसी अच्छे रिश्ते में कितनी नजदीकियां और दूरियां चाहिए। जी। यानी कि बहुत ज्यादा नजदीकियां हो तो उबैदुल्ला साहब याद आ जाते हैं ना। जी। अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल। सही तो बात। मैंने मैंने वो सवाल इकट्ठे किए, जी। और उन सवालों को इकट्ठा किया, और फिर थीमेटिकली 10 एपिसोड पॉडकास्ट बनाए अच्छा। कि सवाल साइकोलॉजी से आते हैं, जवाब शायरों के थ्रू दिया, अलग अलग शोरा के कलाम पढ़ के, कि वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। तो जैसे साहिर साहब का तो जो इतना मकबूल है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक ये खूबसूरत खूबसूरत मोड़ मोड़ देकर देकर छोड़ना। तो छोड़ना मैंने चाहिए। कहा कि मान लो ना और छोड़ दो, ये और तो दोस्ती दोस्ती में छोड़ दो। ये तो थेरेपी सेशन हुआ, मतलब शायराना थेरेपी सेशन हो गया। ये तो दुनिया के मसाइल का बिल्कुल। दैट्स अ वेरी ये या नोबल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। कॉम्बिनेशन है, वाइटली कॉम्बिनेशन है। ना, तो बहुत आई खूबसूरत लव डूइंग कॉन्सेप्ट इट है ना। ऑल। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप जरूर सुन के अपना फीडबैक दीजिएगा। तो एब्सोल्युटली। 21 में मैंने ये 10 एपिसोड बनाए कि शायरी कितने जवाब देती है, शायरी जिंदगी की नुमाइंदगी करती है, तो फिर वही जवाब ढूंढ लीजिए ना, अगर किताबें नहीं पढ़नी। सही बात। बिल्कुल सही। मजा है। जबरदस्त और जबरदस्त। 22 में फिर मैंने शुरू किया सुखनवर बहुत अच्छे, जिसमें आपने अहमद सलमान साहब का देखा है, वो जी। हमारा सेकंड है सीजन। जी। तो बस ये करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं नहीं, मैं और बहुत कुछ नहीं देखती, जबरदस्त। बस ये रह रहा बहुत आपके, मतलब हम है ना। लोग, मैं तो बहुत आर्डेंट फॉलोअर हूँ आपके वीडियोस वगैरह और आपका कलाम और शुक्रिया। आपके आपकी किताब जो है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे वो किताब मिल जाए, दास्तां कहते कहते। और बिल्कुल। जो है मैं भी आपकी आर्डेंट फैन बन गई हूँ। जी मैं भी आर्डेंट फैन बन गई हूँ जी आपकी। जी, थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। बट दास्तां कहते कहते उस सीरीज का नाम है, अच्छा। जो वाणी प्रकाशन ग्रुप की सीरीज है। राइट। दैट्स द ओनली सीरीज विच दे हैव उर्दू पोएट्री। हम्म। ठीक है, मेन सीरीज। हम्म। तो उस दास्तां कहते कहते जो मेरी किताब है, उसका नाम है इश्क लम्हे। अच्छा। ओके। ओके। जी। ऑलराइट। अच्छा। तो ये और देवनागरी में है या उर्दू स्क्रिप्ट में है ये, क्योंकि मैंने इसका जो दोनों है, दोनों है। उर्दू दोनों। में अलग है, देवनागरी में अलग है। यहाँ पर आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल। हम्म। देखिए, उर्दू वालों को क्यों परेशान करें कि वो उर्दू हिंदी वाला देवनागरी के लिए पैसे दे, और देवनागरी वालों को क्यों परेशान करें कि उर्दू के लिए दे। किताब महंगी हो जाएगी ना अगर दोनों एक में डालें। तो सही मैंने बात। दोनों अलग अलग छपवा दी, हाउ बहुत अच्छा। नाइस। है ना। बहुत अच्छा। अभी मेरा एक और मजमुआ आने वाला है, आप दुआओं में याद रखें कि हो जाए तैयार। इंशाल्लाह। बिल्कुल अ, बिल्कुल। और उसका मैंने टाइटल चूज किया है खुशबू सा बिखरना मेरा। क्या बात। अरे वाह। खूबसूरत लफ्ज। खुशबू सा बिखरना बिखरना मेरा, मेरा। क्या ये बात है। टाइटल है। दो से मुझे, तो बहुत बस ये है कि जिंदगी इतनी प्यारी सी दी है ऊपर वाले ने, बहुत सारे
मुझे नहीं पता वो मुझे इतना प्यार क्यों करता है, लेकिन बहुत प्यार करता है। ये प्यार बना रहे, ये प्यार बना रहे। और शुक्रिया, इंशाल्लाह, ये इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती। सही बात तो है। आपके साथ थैंक बहुत यू। यानी वी कैन गो ऑन एंड ऑन, ये कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो चल रही है। फिर किसी मौके के ऊपर इंशाल्लाह, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आपसे मुलाकात भी हो, और फिर रूबरू जो आपकी गज़लें हैं और मौसीकी है उसको सुनने का जो लुत्फ़ होगा वो कुछ और ही होगा। तो बहुत शुक्रिया अमिता, आपने वक्त निकाला। एंड शिफाली, थैंक यू ऑल्सो वेरी मच। एंड फिर अपने अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए इजाज़त और खुदा हाफिज़। आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू। मैं सच बता रही हूँ, आपसे बातें करने में वक्त का पता ही नहीं चला कहाँ उड़ गया। सही तो बात। मुझे बुलाने के लिए, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने में, इसमें शामिल करने के लिए बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू एंड इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। आदाब। आदाब। आदाब।